हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, पुलिस, रेलवे आदि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जीव विज्ञान। विज्ञान की उस शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं जिसमें समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया था लैमार्क एवं ट्रिविरेनस ने 1801 ईस्वी में। लैमार्क एवं ट्रिविरेनस ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो यह है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो यह लैमार्क ने समझाया था। लैमार्क का जैव विकास का सिद्धांत ये लैमार्क ने दिया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो यह है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक कौन थे? तो यह थे चरक। चरक को भारत में चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक। जिस तरह जीव और जंतु विज्ञान का जनक कौन अरस्तु थे, उसी तरह वनस्पति विज्ञान का जनक भी पूछा जाता है और यह है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो यह है सुश्रुत। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक किसकी है? तो यह है अरस्तु की। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमलिज्म। हिस्टोरिया एनिमलिज्म। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक किसकी है? तो यह है थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरम। जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनका भी स्मरण कर लें। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो यह किया है कैरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में। कैरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया किसने? तो यह किया है रॉबर्ट एच फिटेकर ने 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में रॉबर्ट एच फिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन से हैं? तो समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। एक है मुनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा है जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किस ग्रुप में, किस जगत में? तो ये किए जाते हैं मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। मोनेरा जगत के सदस्य हैं कौन कौन से? मोनेरा जगत के सदस्य हैं तो ये है जीवाणु और नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल ये सब हैं मोनेरा जगत के सदस्य। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत में। और इसके सदस्य हैं जीवाणु और नील हरित शैवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये है शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है
क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या जीवों में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या जीवों में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अब जीवाणु से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जीवाणु से संबंधित प्रश्न में यहाँ सबसे पहले आता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी, इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? तो इसका उत्तर है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु नाम किसने दिया था? अब ल्यूवेनहॉक ने इसका नाम जीवाणु नहीं रखा था, तो जीवाणु नाम दिया था एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को जीवाणु नाम दिया। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन सा है? तो यह है जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम का क्या काम है? राइजोबियम जीवाणु का काम है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध में पाए जाने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। तो दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने करी? तो इसका उत्तर है जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, यानी कि प्रयोगशाला में जीवाणुओं को बनाया था, विकसित किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70 यस। प्रोटोजोआ से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था गोल्डफस ने। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन से हैं? तो यह है अमीबा, यूग्लिडना, प्लाज्मोडियम, एंटअमीबा, हिस्टोलिटिका। ये सब हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो यह यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, यानी ग्रीन प्रोटोजोआ। विषाणु से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? संसार का सूक्ष्मतम जीव क्या है? तो इसका उत्तर है विषाणु। विषाणु संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो विषाणु को वायरस कहते हैं इंग्लिश में, और विषाणु के स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इवानोवास्की ने 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इवानोवास्की ने विषाणु की खोज की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं। तो विषाणु किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं समस्त विषाणु। विषाणु का आकार कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0.15 से 0.20 माइक्रोन के बीच। 0.15 से 0.20 माइक्रोन के बीच में विषाणु का आकार होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है न्यूक्लियोप्रोटीन। विषाणु रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। कोशिका विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इनके पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है।
तो आप इसका गहराई से अध्ययन करते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अब मूलभूत इकाई कहा जाता है तो इसकी खोज किसने करी थी? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जिस तरह विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, उसी तरह कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका होती हैं दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किस प्रकार की कोशिकाओं में? तो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किस तरह की कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल की, यानी गैन्यूल कोशिका की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल की। सेल माने कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। कोशिका की संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको जान लेते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? अगर प्रश्न पूछा जाए जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो इसका उत्तर है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? यह किया था 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने। 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन है हेक्सले का। हेक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुल्ज ने। सुल्ज ने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था। प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। किसी भी प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है।
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम है एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली का काम है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है क्या? कोशिका झिल्ली, या जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनको जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ये दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है बेंडा ने। खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीवाणु में नहीं होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव्य को मैट्रिक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही है कोशिका का श्वसन केंद्र। इसको कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? अगर यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर है एटीपी के रूप में यह संचित रहती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तब ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसकी इकाई होती है? तो ये होती है ऊर्जा की इकाई। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। क्रेब्स चक्र क्या होता है? किसमें होता है? क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? ये की थी हैंस क्रेब्स ने। हैंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है। क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज ये इतने प्रश्न कंप्लीट किए। अब इन प्रश्नों को करने के बाद अब हम इसके बाद एक टेस्ट देंगे 39-40 प्रश्नों का। तो आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार अध्ययन करने के बाद ही उस टेस्ट को दें। इसके जस्ट बाद वो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक होंगे, उसके बाद फिर एक टेस्ट। इस तरह से आप टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त करते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।